मुसलमानों के देशभक्ति पर सवाल मत उठाओ, तुम्हारे सर्टिफिकेट मैं अपने जूते की नोक के नीचे रखता हूँ। हमको ये भरोसा ही नहीं होता कि हम भी लीडर बन सकते हैं क्या? मुसलमानों, तुम भी लीडर बन सकते हो, तुम सिर्फ दरी उठाने के लिए नहीं हो। लोकतंत्र के अंदर जनता तय करती है ना कि कौन हमारा नेता बनेगा। ऐसी क्या मजबूरी है मुसलमानों की कि नहीं 70 सालों में हम जिसको वोट दे रहे थे हम उसी को अभी भी देंगे। अगर मैं उस डिबेट में होता तो मैं तो एक चपेट लगा देता। संगीत रागी को इतनी बोलने की हिम्मत कैसे आई? क्योंकि हमारी सियासी जमात कमजोर है। ये किसी राजभर को बोल सकते थे क्या? ये किसी यादव को बोल सकते थे क्या? हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर ओवैसी साहब क्यों आवाज लगाते? अगर मुसलमानों तुम अपनी सियासी महाज को मजबूत नहीं करोगे तो कल को तुमको कोई भी रौंद के चला जाएगा। ये तो आज टेलीविजन पे बोल रहे हैं, कल को आपको गिरबान पकड़ पकड़ के बोलेंगे। आप खुलेआम मुसलमानों को कहेंगे कि इसको इक्वल राइट्स नहीं होना चाहिए, तो सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ हो गई ना बात। ये कौन सा जीएसटी उत्सव मनाओ में? ये गरीब आदमी कैसे खरीद पाएगा 80 रुपए केजी? जब हमारे देश पे इतना बड़ा हमला हुआ पहलगाम में आतंकवादियों, हमने साफ तौर, ओवैसी साहब ही थे जिन्होंने पहली बार ये कहा कैमरे पे कि भाई धर्म देख करके मारा गया। हम तो पहलगाम के शहीदों को इंसाफ दिलाना चाहते हैं, लेकिन आप पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। ये दोगलापन कैसे? बीसीसीआई आपके कंट्रोल में नहीं है? क्या बात करते हैं आप? एक नोटिस सरकार निकाल देगी, आप बायलैटरल क्या सारे यहाँ से सीरीज रद्द कर देंगे? कम से कम उनकी आंखें खुली है ना, जो भक्त कम्युनिटी है उनकी आंखें खुली कि हकीकत क्या है। हम इस चुनाव में गठबंधन के लिए 6 सीट मांग रहे हैं। एटीट्यूड देखिए आप, तेजस्वी जी का हो, लालू जी का हो या कांग्रेस का हो, ये माइंडसेट है कि भाई मुस्लिम लीडरशिप क्यों पनपेगा, मुल्ला जी क्यों यहाँ से लीडर बन जाएंगे, वो मंच क्यों संभालेंगे। मुस्लिम लीडरशिप की बात जहां भी आती है बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं की माइंडसेट से कि लो मुसलमानों के अंदर ये दिमाग में ये पनपा है कि भाई ये तो वोट काटने आते हैं, ये तो बीजेपी को जिताने आते हैं। नौज बिल्ला। बसपा चुनाव लड़ती है बिहार में तो आप सवाल पूछते हैं क्या? समाजवादी पार्टी का क्या जनाधार है बिहार में, वो क्यों चुनाव लड़ते हैं? एनसीपी दिल्ली में क्यों चुनाव लड़ती है? शिवसेना दिल्ली में क्यों चुनाव लड़ती है? क्या है उनका यहाँ? ओवैसी साहब चुनाव लड़ते हैं तो बहुत आसान है, क्योंकि मुसलमानों को टारगेट करना आसान है। लेकिन संविधान को जो भी मानने वाला नेता होगा ना, वो अपने देश का सर झुकता हुआ नहीं था। हम क्यों चाहेंगे कि एक इंडियन के तौर पर हमारा देश कहीं शर्मसार हो? अमेरिका में हमारा सर झुक गया, हमारे लोगों को, हमारे नौजवान लड़कों को हथकड़ी पहना पहना के डिपोर्ट किया गया। हमारा H1B वीजा में यहाँ से आप देखिए 71% इंडियंस उसको अप्लाई करते हैं, उसको आपने 88 लाख रुपया यहाँ से कर दिया। लेकिन ये मुसलमान हैं जो डटे हुए हैं, जो जमे हुए हैं। कोई और दूसरे कौमी होती तो एक्सटिंक्ट हो चुकी होती। हम किसी धर्म को नीचा नहीं दिखा रहे हैं, हम किसी मजहब को कोई बुरा भला नहीं कह रहे। संविधान आपको इजाजत देता, आर्टिकल 25 हमको इसकी गारंटी देता है। लेकिन आइला मोहम्मद लिखने पे हिंदू संगठन यहाँ से क्यों एक्टिव हो जाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे अमल करना, बिल्कुल उससे बड़ी चीज इजहार मोहब्बत का और कुछ नहीं हो सकता। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप देख सकते हैं ये गलियां हैं। इन गलियों में आज स्वतंत्र की टीम क्यों है, इसके पीछे कारण है। जी हाँ, आज किस से आपकी मुलाकात कराने वाले हैं, किस शख्सियत से, और क्या बातें होंगी, वो जो भी बातें होंगी वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि जिस तरह देश में माहौल चल रहा है, जिस तरह देशों में बातें चल रही हैं, उन बातों का क्या मतलब है, इन्हीं सब चीज़ों को हम समझेंगे। यहीं पर हमारे सहयोगी विक्रांत यादव भी हैं, उनसे बात करते हैं और बातों का सिलसिला आगे करते हैं। विक्रांत, आज यहाँ पर हम कहाँ पर हैं और किससे मुलाकात? देखिए, जामिया इलाके में आए हैं, अल्पसंख्यक लोगों की बहुतायत यहाँ पर है। और शोएब जमई साहब, क्योंकि इनकी पार्टी AIMIM, जैसे ही कोई चुनाव आता है किसी भी राज्य का तो AIMIM का जिक्र शुरू हो जाता है और ये आरोप लगने शुरू हो जाते हैं कि एक बार फिर NDA खासतौर से बीजेपी को जिताने के लिए AIMIM मैदान में। तो बिहार में अभी पार्टी के प्रधान मौजूद हैं और असदुद्दीन ओवैसी साहब वहाँ पर एक बार फिर उनके जो जितने भी इंटरव्यू हो रहे हैं, पहला सवाल यही होता है कि एक बार फिर बीजेपी को जिताने के लिए आप मैदान में। तो हमारे साथ शोएब जमई साहब है, राष्ट्रीय प्रवक्ता। जमई साहब, क्या कहा जाए, ये आप पे हर बार आरोप लगता है और फिर आप कह रहे हैं कि इस बार बिहार में ताल ठोकने को तैयार है। असल में क्या है कि वो एक कहावत है ना कि चलनिया यानी बधनवा दूसरे चलनिया को, तो ये बिहार में एक गांव में कहावत है। अब क्या है कि जब ये खुद हार जाते हैं, जब ये बीजेपी को हरा नहीं पाते हैं, तो ये एक बहाना ढूंढते हैं। दे आर ट्राइंग टू फाइंड ए स्केपगोट, और MIM इनको बहुत आसानी से मिल जाता है। मुझे ये बताइए कि हमने बिहार में लोकसभा चुनाव लड़े, एक सीट पे लड़े, बाकी जगहों पे आप क्यों नहीं बीजेपी को हरा पाए, है ना? अब ये कहते हैं कि वोटों का बिखराव होता है। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा कि हमने तेजस्वी जी से और
आरजेडी से कहा कि हमें सिर्फ 6 सीटें दे दी। अब आप सोचिए कि एक ऐसी पार्टी जो पिछले चुनाव में खुद अपने दम पर 5 सीटें लेकर के आई हो, और वो 5 सीटों के बाद, इतना बड़ा जनाधार होने के बाद, हम इस चुनाव में गठबंधन के लिए 6 सीट मांग रहे हैं, सिर्फ इसलिए ताकि पूरे देश में ये नैरेटिव भी जाए और लोग ये समझें कि हम देश में सांप्रदायिक शक्तियों को रोकना चाहते हैं, हम वोटों को बिखराव नहीं चाहते। लेकिन क्या जवाब आया? एटीट्यूड देखिए आप, तेजस्वी जी का हो, लालू जी का हो या कांग्रेस का हो, क्यों नहीं आप साथ लेना चाहते हैं? आप साहनी जी जो 2% वोट वाले, मल्लाह के वोट वाले, कितने विधायक उनके यहाँ से हैं बताइए? तो सब बीजेपी में चले गए। उनको 45 सीटें चाहिए, उनको उप मुख्यमंत्री पद का चाहिए, और 17% मुसलमान आपको लगता है कि दरी और चटाई बिछाने वाला रहेगा सिर्फ? ये जो मानसिकता है ना, ये माइंडसेट है कि भाई मुस्लिम लीडरशिप क्यों पनपेगा, मुल्ला जी क्यों यहाँ से लीडर बन जाएंगे, वो मंच क्यों संभालेंगे, उनको तो सिर्फ दरी चटाई उठाना चाहिए था। ये माइंडसेट सेकुलर पार्टियों में, माफ कीजिएगा मैं ये बात मेन स्ट्रीम मीडिया में तो नहीं कहा, लेकिन आपको कह रहा हूँ कि मुस्लिम लीडरशिप की बात जहां भी आती है, बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं की माइंडसेट सेम। मैंने खुद अपने कानों से सुना है, कई दफ़ा हम राष्ट्रीय चैनलों पे जब डिबेट पे होते हैं, उसके बाद जब कैमरा ऑफ होता है तो कांग्रेस के प्रवक्ता और बीजेपी के प्रवक्ता आपस में डिस्कशन कर रहे होते और कह रहे थे कि जी राहुल जी को तो मैं कहता हूँ कि मुसलमानों के चक्कर में क्यों रहते हैं। अब बताइए, ये माइंडसेट है। एक बड़े चैनल की डिबेट के बाद मैं जब बाहर निकल के आ रहा था स्टूडियो से, हमारे आगे आगे एंकर और कांग्रेस के प्रवक्ता चल रहे थे, मैं पीछे था, उनको मालूम नहीं पड़ा। तो वो उससे कह रहे हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमीश देवगन से, कि हम लोगों ने राहुल जी को कहा था कि भाई आप मुसलमानों के चक्कर में मत रहिए, और लेकिन वो मानते ही नहीं। तो ये बात मैंने कहा, मैंने इसी वजह से कांग्रेस के ये हाल हुआ है। आज आप बताइए कि हमें तो नहीं ज़रूरत है आरजेडी ना कांग्रेस की, हम अपने दम पर भी 10-15 सीटें जीत करके आ सकते हैं जिस वक्त का जनाधार है। जो विधायक हमारे मंडी में मवेशियों की तरह बिक के चले गए, आज उनका हाल देखिए, वो अपने क्षेत्र में जा नहीं पा रहे, अपने क्षेत्र में उनका कोई जनाधार नहीं बचा। मैं तो चैलेंज करके देखता हूँ कि जितने भी जो हमारे विधायक जो भाग के गए थे आरजेडी में, क्या उन सबको टिकट मिल जाएगा या वो जीत पाएंगे? इसलिए हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने और बिहार प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान साहब ने बहुत साफ तौर पर कह दिया, इस हुज्जत को ख़त्म कर दिया कि लो मुसलमानों के अंदर ये दिमाग में ये पनपा है कि भाई ये तो वोट काटने आते हैं, ये तो बीजेपी को जिताने आते हैं, नौज बिल्ला। अरे लोकतंत्र में जब बसपा चुनाव लड़ती है बिहार में, तो आप सवाल पूछते हैं क्या? समाजवादी पार्टी का क्या जनाधार है बिहार में, वो क्यों चुनाव लड़ते हैं? एनसीपी दिल्ली में क्यों चुनाव लड़ती है? शिवसेना दिल्ली में क्यों चुनाव लड़ती है? क्या है उनका यहाँ पे? तब तो आप सवाल नहीं पूछते। वो वैसे साहब चुनाव लड़ते हैं तो बहुत आसान है, क्योंकि मुसलमानों को टारगेट करना आसान है। अब हमने जहनी गुलामी में पिछले 70 सालों से राजनीतिक तौर पर हम जहनी गुलाम हो चुके हैं। हमको ये भरोसा ही नहीं होता कि हम भी लीडर बन सकते हैं क्या। और जब कोई नेता ये आवाज़ लगाता है कि मुसलमानों तुम भी लीडर बन सकते हो, तुम सिर्फ दरी उठाने के लिए नहीं हो, तो बहुत मुश्किल से एक्सेप्टेंस हो पाता है। समय लगेगा, लेकिन लोगों को धीरे धीरे बात समझ में आ रही है। हमने राष्ट्रीय परिदृश्य में भी, अब एक बात आती थी कि देखिए मुसलमानों पे ओवैसी साहब पे ये इल्ज़ाम लगता है देश के बारे में, और जितना देशभक्ति की बात और जितनी यहाँ से इंटरनेशनल एरिना में देश को रिप्रेजेंट करने की बात, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के या किसी और नेताओं में इतना दम था इतना बोलने। यहाँ तक तो जो भक्त कम्युनिटी है वो भी गच्चा खा गई, वो भी कह रहे हैं यार बीजेपी वाले तो पीछे हो गए, ओवैसी साहब हिंदू हृदय सम्राट बन गए। मतलब भारत तरीके की बातें होने लगी थी, हृदय सम्राट के। देखिए संविधान को जो भी मानने वाला नेता होगा ना, वो अपने देश का सर झुकता हुआ नहीं दिखेगा। हम क्यों चाहेंगे कि एक इंडियन के तौर पर हमारा देश कहीं शर्मसार हो? लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो डिप्लोमेटिक पॉलिसी रही है इंटरनेशनल अफेयर्स में हो, आप देख लीजिए अमेरिका में हमारा सर झुक गया, हमारे लोगों को, हमारे नौजवान लड़कों को हथकड़ी पहना पहना के डिपोर्ट किया गया। हमारा H1B वीजा में यहाँ से आप देखिए 71% इंडियंस उसको अप्लाई करते हैं, उसको आपने 88 लाख रुपया यहाँ से कर दिया। वो डिप्लोमेटिक फेल्योर के बाद अब वो कहते थे कि जी हाउडी मोदी, हाउडी ट्रम्प, उसके बाद माई फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प कहाँ गए? टैरिफ पे टैरिफ लगा दिया। जो टैरिफ लगे हैं उसकी चर्चा ही नहीं हो रही है।
जीएसटी उत्सव मना। अरे भाई, जितनी फैक्ट्रियां जो यहाँ से कल कारखाने चल रहे थे जो एक्सपोर्ट करते थे वहां अमेरिका में, वो सब तो बंद हो गए। बंद हो। आप तमाशा किए जा रहे हैं कि हम जीएसटी उत्सव मना रहे हैं, ये मना रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमने हर मुद्दे पर, जीएसटी का मुद्दा हो, देश का मुद्दा हो, मुसलमानों के लीडरशिप का मुद्दा हो, अक़लियतों का हो या दलितों का हो, हमारी पार्टी ने मुखरता के साथ जवाब दिया है, बातचीत की गई है। अब कोई वजह नहीं बनती है कि हम मुख्य धारा में शामिल होकर के चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते। और गठबंधन अगर इस तरीके से अपना रवैया अख्तियार करती है तो कल को चुनाव हारने के बाद ये नहीं बोल जाए मम्मी मम्मी हमारे हाथों से लड्डू कौन छीन लिया। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ना एक चीज़ ये भी समझाइए, ये तो पार्टियों की बात हो गई, लेकिन जो जिस मुसलमान कम्युनिटी की आप बात करते हैं वो साथ क्यों नहीं खड़ी होती? उसे एक शर्म आती है, क्या करते हैं? क्योंकि वो किसी और के साथ खड़े होने में बड़ा फख्र करते हैं, फ़ोटो खिंचवाने में, हाथ बांध के खड़े होने में, लेकिन आपके साथ आने में क्यों अभी भी 2025 आ गया और सब कुछ देख लिया है, पिछले 11 साल में भी देख लिया और पहले भी देख लिया, अभी तक आपके साथ नहीं आ पाए? आपका विश्वास या तो आप नहीं जीत पाए या वो विश्वास नहीं बन पाया। देखिए, बदलाव आ रहा है। दिल्ली में हमने एक एक्सपेरिमेंट किया पिछले दिनों, मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, तो हमने कहा कि हम हमेशा बात करते हैं कि मजलूमों को हक दिलाना है और जो नौजवान फंसे हैं उनको इंसाफ दिलाना। हमने जिनको मौका मिला हमने टिकट दिया, ताहिर हुसैन हो, शिफाउर रहमान साहब, और वो दिखा दिया इस बात को, एक हमारा पॉलिटिकल मैसेज भी था कि कोई दूसरी पार्टियों को हिम्मत नहीं है कि मुसलमानों के साथ इस तरीके से खड़ा हो सके। कोई भारत के चुनावी इतिहास में कहीं नहीं मिलेगा कि दो दो यूएपीए लगे हुए लोगों को किसी पार्टी ने सिंबल दिया। यूएपीए लगे हुए दो लोग चुनाव लड़े थे, लेकिन निर्दलीय लड़े थे, इंजीनियर राशि साहब और एक वहाँ पे पंजाब से जो क्या है कृपाल सिंह या क्या, अमृतपाल, तो, हाँ अमृतपाल। लेकिन ऐसा कहीं नहीं हुआ, यहाँ तक कि राहुल गांधी जी उसको देना चाह रहे थे, क्या नाम है, इशरत जहां को, आखिरी मोमेंट में कांग्रेस ने मना कर दिया और फिर बाद में हमारे पास आई कि अब टिकट का हो सकता है। हमने उनको सिलमपुर भी भेजा, बहरहाल वो नहीं लड़ी क्योंकि अब तक समय निकल चुका था। तो हम तो हमेशा से तैयार रहे, और आपने देखा कि पहली बार हम जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव लड़े हैं तो कांग्रेस के मुकाबले में ओखला और मुस्तफाबाद में हमें 3 गुना ज़्यादा वोट मिला है। राहुल गांधी जी आए थे यहाँ पे ओखला, और प्रियंका गांधी जी मुस्तफाबाद गई थी, उनको मिला 10,000 वोट, हमें मिला 40,000 वोट। तो बदलाव तो आ रहा है ना। वैसे बिहार में इनका माइंडसेट बनाने, क्योंकि हम ज़हनी है ना, अभी भी उस तरीके से परिपक्व नहीं हो पा रहे, मेच्योरिटी हमारे अंदर, सियासी जो मेच्योरिटी होनी चाहिए वो नहीं आ पा रही है। मैं पब्लिक के कंसाइंस को नहीं चैलेंज करता हूँ, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि अमौर विधानसभा में हमारे अख्तरुल ईमान साहब पिछली बार 52,000 वोटों से जीते और 51% उनका वोट शेयर था, और तेजस्वी यादव राघोपुर में 47% वोट शेयर था। तो 47% वोट शेयर वाले तेजस्वी यादव चुनाव लड़ने का अधिकार रखते हैं और अख्तरुल ईमान अधिकार नहीं रखते। क्यों भाई? लोकतंत्र के अंदर जनता तय करती है ना कि कौन हमारा नेता बनेगा। ऐसी क्या मजबूरी है मुसलमानों की कि नहीं 70 सालों में हम जिसको वोट दे रहे थे हम उसी को अभी भी देंगे? या हमारे बाप दादाओं ने कोई एग्रीमेंट किया था क्या? कोई एग्रीमेंट नहीं था ना। तो इसलिए जब बदलाव आएगा तो पार्टियां बदलेगी। हम अभी भी कहते हैं कि मुस्लिम सेंट्रिक पॉलिटिक्स को अगर हम यहाँ से लेके आगे नहीं बढ़ेंगे तो हमारा हाल जो है ना पॉलिटिकल अनटचेबल्स की तरह हो जाएगा, हम सेकंड क्लास सिटीजन बन जाएंगे। और आज आरएसएस के अंदर ये बात पहले तो अंदर खाने चलती थी, अब खुल के टीवी पे वो बोलने लगे कि मुसलमानों को जो है एक इक्वालिटी नहीं मिलना चाहिए, सारे अधिकार नहीं मिलना चाहिए। तो क्या हालत है, आप बताइए, क्या सॉल्यूशन है? आप मुस्लिमों की अक़लियतों की बात कर रहे हैं शोएब भाई, लेकिन जो पूरा एपिसोड हमने देखा जिसकी अभी आप बात कर रहे थे, निश्चित तौर पर पूरे देश में बहुत तारीफ भी हुई ओवैसी साहब की, लेकिन जिनका आपने जिक्र किया लेकिन हम मुद्दे भी उठा रहे हैं। मैं आपके सवाल देखिए, इधर आओ बाबू। अभी मोदी जी कह रहे हैं कि यहाँ से कि जीएसटी सस्ता कर दिया लोगों को। कैसे चल रहा है टमाटर? 50 रुपए किलो। और ये कैसे चल रहा है? परवल 80 रुपए। दिखाओ जरा, 80 रुपया केजी परवल चल रहा है। और ये एकदम लाइव है, ये कोई प्लान नहीं है, ये अचानक से आप आए हैं। अब मैंने आपको दिखा दिया। ये कौन सा जीएसटी उत्सव मनाऊं मैं? ये गरीब आदमी कैसे खरीद पाएगा 80 रुपया केजी? आपने ये रोजमर्रा की चीजें हैं, और ये सब कैसे हैं, क्या बोलते हैं, भिंडी कैसे? भिंडी 40। और ये
100 रुपए मतलब किलो। 100 रुपए किलो, बीन्स 100 रुपए किलो। हाँ। तो देखिए ये क्या कर रही है सरकार कि जैसे मॉल वगैरह में होता है ना, 500 रुपए का टी शर्ट, उसको लगा दिया मतलब कि टैग लगा दिया MRP 1600 रुपया, ठीक है ना, और कहते हैं 50% सेल पे लेके जाइए, 50% डिस्काउंट पे लेके, तब भी 500 का टी शर्ट जो है लोग 800 में लेके जा रहे हैं खुशी खुशी, और वाहवाही हो रही है, वाह मॉल में इतना बड़ी। मोदी जी यही कर रहे हैं। पहले तो इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस जब कम हुए थे, आपने GST नहीं घटाई, पेट्रोल के दाम वैसे ही रहे, सस्ते दाम में आपने तेल खरीदा रशिया से और अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाया। भारत के लोगों को तो कोई फायदा नहीं पहुंचा, सिटीजन्स को फायदा नहीं पहुंचा। अब जब सारा निचोड़ने के बाद आप कहते हैं कि जी हमने दाम घटा दिया, ये देखे ना। तो रोजमर्रा की चीजें, लोग कहते हैं MIM वाले जी सिर्फ धार्मिक बातें करते हैं, कम्युनल बातें करते हैं, ये आम बात है, ये हमारे इलाके की मोहल्ले की बात है, जो आप देख सकते हैं कि कैसे दाम आसमान को छू रहे हैं। तो हम हर तरह के मुद्दे उठाने के लिए तैयार हैं। आपके सवाल पे वापस लौटते हैं कि ये जहनियत कब बदलेगी। सर सैयद अहमद साहब को मुसलमानों को समझाने में बहुत समय लगा कि भाई तुम भी पढ़ लो, तुम भी हमारी भी यूनिवर्सिटी होगी। यहाँ तक कि उलमा भी उनके खिलाफ फतवे देते थे, कहते थे नहीं कहते। आज सर सैयद साहब ने जो एजुकेशन में क्रांति लेकर के आए हैं, पूरी दुनिया के देश के मुसलमान उसका फ़ायदा उठाते हैं अलीगढ़ से, या फिर एजुकेशनल एक मूवमेंट आया, उसी के बनस्बत जामिया भी बनी है तमाम। आप देखिएगा, लोगों को शायद अभी समझ में ना आ रहा हो, लेकिन 20-25 सालों के बाद जो है ना, उनको मालूम रहेगा कि हमने किस आदमी की बात नहीं मानी। तो शोएब भाई, जो बात हम कर रहे थे कि जो ओवैसी साहब को हिंदू हृदय सम्राट का तमगा मिला सोशल मीडिया पर, तमाम जो ट्रोलर थे, जो राइट विंग ट्रोलर थे, वो सब बड़े खुश थे ओवैसी साहब को सुन के, बहुत वायरल कर रहे थे उनकी स्पीच वो लोग भी। तो इसको पार्टी किस तरह से देखती है? ये आप लोगों के लिए बेहतरी में है? अच्छा लगा देख करके कि इस तरीके से बीजेपी के ट्रोल्स, जिनको आप ट्रोल्स हमेशा बोलते हैं, वो भी अब आपकी तारीफ कर रहे हैं? देखिए, दूसरे पार्टियों के लिए एक पॉलिटिकल गिमिक हो सकता है, वो लोग सब, हमारी कोई पॉलिटिकल गिमिक नहीं है। जब असदुद्दीन ओवैसी साहब 2012 में पाकिस्तान गए थे, उस वक्त भी मणिशंकर अय्यर भी वहाँ थे। उन्होंने उनकी टीवी चैनल पे घुस करके उन्होंने जो उनकी वाट लगाई है पाकिस्तान की, उनको आईना दिखाया, वो जज्बा आज भी बरकरार है। जब हमारे देश पे इतना बड़ा हमला हुआ पहलगाम में आतंकवादी, हमने साफ तौर, ओवैसी साहब ही थे जिन्होंने पहली बार ये कहा कैमरे पे कि भाई धर्म देख करके मारा गया, पूछा गया। हम तो पहलगाम के शहीदों को इंसाफ दिलाना चाहते हैं, लेकिन आप पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। ये दोगलापन कैसे? BCCI आपके कंट्रोल में नहीं है? अरे क्या बात करते हैं आप? एक नोटिस सरकार निकाल देगी, आप बायलैटरल क्या सारे यहाँ से सीरीज रद्द कर देंगे? ऐसी क्या मजबूरी है? ये गिमिक कर रहे हैं यहाँ से, एक मार्केटिंग कि हमने हाथ नहीं मिलाया। अगर हिम्मत है तो सूर्य कुमार यादव यहाँ से जितने उन्होंने मैच फीस में पैसे कमाए वो सब शहीदों को दे दें, या BCCI उनका जो मैच फीस यहाँ से एशिया कप से मिलेगा अभी 20-25 करोड़, वो सारा दे दें। ये नहीं करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि करोड़ों का सट्टा जो है, बाजार गर्म है, इतना बड़ा स्टेक लगा है, ब्रॉडकास्टिंग राइट है, ये तमाम चीज़ें जब आप नहीं कर सकते तो मुसलमानों की देशभक्ति पर सवाल मत उठाओ। तुम्हारे सर्टिफिकेट मैं अपने जूते की नोक के नीचे रखता हूँ। अगर इस इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट के मैच हो, चाहे पहलगाम का मामला हो, अगर किसी ने सबसे प्रखर होकर के मुद्दा उठाया है तो हमारी पार्टी ने उठाया, और ये मेरे दिल में है, सदर साहब के, ओवैसी साहब के दिल में है। इसमें कोई हमारा पॉलिटिकल, हम कोई माइलेज लेना नहीं चाहते। ठीक है, लोगों को पसंद आया, कम से कम उनकी आंखें खुली है ना, जो भक्त कम्युनिटी है उनकी आंखें खुली कि हकीकत क्या है। जिस तरीके से ये एक नैरेटिव चलाते थे कि गद्दार हैं और तमाम तरह की चीज़ें, इल्ज़ामात लगाया, मुझे लगता है कि पहलगाम के बाद मुसलमानों ने कूट कूट के जो है ना, वो जज्बा जो बाहर निकाल के दिखाया है, बाकी सब लोग जो है वो बैकफुट पे आ गए और उनको समझ में नहीं आ रहा कि हुआ क्या, कंफ्यूज आ गए बेसिकली। आपने ये बात की, लेकिन अभी मैच हुए 4 दिन भी नहीं हुआ था। मैं एक राष्ट्रीय चैनल में देख रहा था, वहाँ पे संगीत रागी प्रोफेसर थे, उन्होंने खुले तौर पे मुसलमान को गद्दार कह दिया, और इवन आपकी पार्टी पे तो पूरा ही आरोप लगाया। मतलब कि कितनी बार आपको या मुसलमानों को अपनी वफादारी यहाँ पे प्रूफ करनी पड़ेगी कि इस तरह के लोग बार बार नेशनल टीवी पे, और वो जो संचालन कर रहे हैं वो भी कुछ इस पे जवाब नहीं ले रहे, ना तो रोक रहे हैं। ये सब लोग बीजेपी के प्रॉक्सी हैं,
पता नहीं किस तरह का प्रोफेसर है और कैसे इसके स्टूडेंट्स होते होंगे। मैंने भी कई दफ़ा जो है इनको समझाने की कोशिश की, लेकिन क्या है कि नफ़रत परोस के ही इनकी दुकानें चलती है। टीवी चैनल भी बहुत गैर जिम्मेदार होते जा रहे हैं। इस तरह के लोग जो खुलेआम, मैं सुन भी रहा था, शायद वारिस पठान थे उस डिबेट में, उसने कहा कि मुसलमानों की इक्वल राइट्स भी नहीं होने चाहिए थे। तुम्हारे बाप दादा 100 सालों से कोशिश कर लिए मुसलमानों को बर्बाद करने की, आप 1 इंच भी बाल नहीं बांका कर पाए। मुसलमान, आप क्या समझते हैं इस देश को बनाने में, इस देश को सींचने में जो कुर्बानियाँ लगी हैं हमारे बाप दादाओं के, हमारे आबा व अजदाद की। अब आप समझिए कि जामा मस्जिद से लेकर के चांदनी चौक तक लाशें लटका दी गई उलमा इकराम की। जब असीर माल्टा मौलाना महमूद अल हसन साहब ने तहरीक रेशमी रुमाल चलाई तो पूरे अंग्रेज़ों की चूल्हे हिल गई थी। लेकिन इतिहास के और कुरैत के अगर आप देखेंगे तो 1857 की क्रांति में मुसलमान ही तो सबसे ज़्यादा कुर्बान हुए। ये मुसलमान ही थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में सबसे बड़ी कुर्बानी दी है। वहीं से तो बिगुल बजा है। कुर्बानियां तो छोटी बड़ी क्या, वो तो सभी ने मिल के दी नहीं, बिल्कुल हाँ दी है, लेकिन कुर्बानियां अगर हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियां तोलने लगेंगे कि किसकी छोटी थी किसकी बड़ी थी। देखिए, मैं इसको तौलता नहीं हूँ हाँ। मजहबी नज़रिए से, लेकिन हाँ। जिस तरीके से इतिहास को बदलने की कोशिश की जा रही नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि संगीत रागी ने जो बोला वो डिबेट में मैंने भी देखा, मुझे भी बहुत खराब लगा, लेकिन उनकी खराब बात को हम काउंटर अगर खराब बात से करें और कुर्बानी को तोला जाए, उनकी बात से कोई भी सच्चा हिंदुस्तानी सहमत नहीं हो सकता जो संगीत रागी बोले। आप इसको गलत पर्सपेक्टिव में लेके जा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो इतिहास को बदलने की कोशिश की जा रही है, हमारे नौजवान बच्चों को, इस कौम के बच्चों को अपने आबा अजदाद की कुर्बानियों को याद रखना पड़ेगा। आप एनसीईआरटी में चैप्टर चेंज कर दे, कौन बताएगा उनको? असीर माल्टा के बारे में कौन बताएगा? 1857 की क्रांति के बारे में कौन बताएगा? हम ही लोग बताएंगे, इतिहासकार बताएंगे। तो जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको सही बातें बतानी चाहिए, और मुझे लगता है कि इसमें कोई झिझक की बात नहीं है कि आरएसएस पिछले 100 सालों से मुसलमानों को हर तरीके से कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये मुसलमान हैं जो डटे हुए हैं, जो जमे हुए हैं। कोई और दूसरे कौमी होती तो एक्सटिंक्ट हो चुकी होती। अभी भी मुझे लगता है कि मुसलमानों में वो जिगरा है, वो लड़ने की सलाहियत है, लेकिन ये सलाहियत तब, मैं इसलिए कहता हूँ ना कि संगीत रागी को इतनी बोलने की हिम्मत कैसे आई, क्योंकि हमारी सियासी जमात कमज़ोर है, हम पॉलिटिकली मजबूत नहीं है। ये किसी राजभर को बोल सकते थे क्या? ये किसी यादव को बोल सकते थे क्या? बोलिए, किसी भूमियार को बोल सकते थे? नहीं बोल सकते। मुसलमान को इसलिए बोला क्योंकि वी आर नॉट पॉलिटिकली स्ट्रांग। इसलिए हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर ओवैसी साहब क्यों आवाज लगाते हैं? इसलिए तो आवाज लगाते हैं कि अगर मुसलमानों तुम अपनी सियासी महाज को मजबूत नहीं करोगे तो कल को तुमको कोई भी रौंद के चला जाएगा। और ये बात समझना है, ये रियलिटी देखिए। टेलीविजन पे इस तरह की बोलने की हिम्मत ही तब आ रही है जब हमारी जो सेकुलर सरकारें जो रही हैं उन्होंने इनको इतनी छूट दी है कि अब ये कानून से, सब चीज़ों से अपने आप को बालातर समझते हैं। तो ये हमारे सामने एक है कि अगर ये तो आज टेलीविजन पे बोल रहे हैं, कल को आपको गिरबान पकड़ पकड़ के बोलेंगे। तो खुद समझना चाहिए कि अगर अब भी हम पॉलिटिकली नहीं समझें, अपनी लीडरशिप और अपनी क़यादत नहीं खड़ी की, तो कल को सड़कों पे ये खड़े होकर बोलेंगे। मैं आपकी उस बात से एकदम सहमत हूँ कि जिस तरीके से नेशनल मीडिया पर मुसलमानों को लेकर कुछ भी बोल के और फिर निकल जाया जाता है, तो शोएब भाई इसमें क्या कारण क्या है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके एंकर्स तो पहले रोकते थे ना इस तरह की घटना होने पर, अब ये बड़ा सामान्यीकरण कर दिया गया है, इसके पीछे क्या कारण समझ? देखिए, अगर मैं उस डिबेट में होता तो मैं तो एक चपेट लगा देता, ठीक है ना, पहली बात। अब सवाल, आप ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, क्या थप्पड़ मार देते? हाँ, बिल्कुल मार देते, बिल्कुल। यहाँ से इस तरह की चीजें देखिए, सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ी कोई चीज नहीं है। आप खुलेआम मुसलमानों को कहेंगे कि इसको इक्वल राइट्स नहीं होना चाहिए, तो सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ हो गई ना बात। सियासत पीछे छूट जाए, हाँ, संविधान के खिलाफ है। आप यहाँ से कैसे किसी को बोल सकते हैं? ठीक है, कोई बात नहीं, जो होता कार्रवाई होगी, लेकिन इस तरह की चीजें, सेल्फ रिस्पेक्ट, कोई समझौता मुसलमानों को नहीं करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इस तरह के पैनलिस्ट को आगे बढ़ाना या इस तरह के पैनलिस्ट को टीवी के अंदर कम से कम प्रमोट करना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और मैं ज़ाती तौर पर बाकायदा ब्रॉडकास्टिंग
जो एसोसिएशन ऑफ इंडिया है उसको खत भी लिखने वाला हूँ इस मामले में। इस मुद्दे पर शिव भाई, हमने ये भी देखा है कि मुसलमान को जो डिफेंड करने आते हैं वो 2-4 मौलाना आते हैं और वो खुद ही मतलब कि फजियत करवा के ही उठते हैं वहाँ से, ये सब चीज़ें। देखिए, मैंने भी कई बार इसमें मौजू उठाया है कि भाई अगर आप किसी सियासी जमात से नहीं जुड़े हुए हैं या एक पॉलिटिकल आपकी नॉलेज नहीं है तो महज सिर्फ टाइम बर्बाद करने के लिए या फिर ऐसे रिप्रेजेंट करना ये ठीक नहीं है। बेसिकली इसमें चैनल वालों की भी गलती थी है क्योंकि उनको यहाँ से हमेशा एक आसान रास्ता, वो रिसर्च नहीं कर पाते। जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं ना सही से रिसर्च नहीं करते, आसान रास्ता ढूंढते हैं। भाई सिंबॉलिकली जो इस तरीके से नज़र आ रहा हो तो उसको वो चाहते हैं कि ठीक है टीवी पे हमारा दिख गया। अगर ये सही से मेहनत करे, रिसर्च करे तो मुसलमान कम्युनिटी में बहुत अच्छे अच्छे इंटेलेक्चुअल्स हैं जो सही तरीके से आर्टिकुलेट तरीके से बातों को रख सकते हैं विथ लॉजिकल फैक्ट एंड डेटा। और ऐसे लोगों को टेलीविज़न पे आना चाहिए बिकॉज चाहे या हम ना चाहें टेलीविज़न एक नैरेटिव सेट कर रहा है, मीडिया एक नैरेटिव सेट कर रहा है और दूसरा पक्ष जब आपको एक तरफा वहाँ कह रहा हो तो काउंटर करने के लिए समबडी शुड बी देयर। आई बिलीव दैट। लेकिन कई बार मैंने प्रोफेसर्स हजरात से कहा, इंटेलेक्चुअल साथियों से कहा जो अच्छे खासे पढ़े लिखे, पर वो हिम्मत नहीं करते। वो बोलते अरे मैं नहीं जाऊंगा उसमें। तो जब आप खुद नहीं जाना चाहते हैं तो फिर तो कचरा आएगा ही ना। कचरा को ख़त्म करने के लिए आप बड़ी लकीर खींच दीजिए, छोटी लकीर ख़त्म हो जाएगी। तो अगर कोई हमसे ये कहता है कभी भी तो मैं हमेशा उन्हीं को रेफरेंस देता हूँ जो पढ़े लिखे काबिल हैं, थोड़ा आर्टिकुलेट हैं। कुछ लोगों को हमने इंट्रोड्यूस भी किया है, देखते हैं। शोएब भाई, अभी आते हैं आई लव मोहम्मद पर जो विवाद हुआ, इसमें एफआईआर भी हुई और इसको किस तरीके से देखा जाए। इसमें मेरा सवाल ये तो है ही कि विवाद को किस तरह से देखा जाए। दूसरा, मेरा और मेरे भगवान का और आपका और आपके अल्लाह का तो बड़ा व्यक्तिगत रिश्ता है, उसमें बीच में किसी थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं है। फिर ये शोर शराबा जुलूस निकाल के बोलना, क्या ये भी कोई इसके पीछे कोई राजनीति भी है क्या? नहीं, देखिए मैंने तो कल अपने साथियों से कहा कि देखो सारी मुद्दों पे सियासत हो सकती है लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे सियासत नहीं हो सकती। कल को क़यामत के रोज़ आखिरत में गिरबान मेरी ही पकड़ी जाएगी अगर हमने उसमें निफाक कर दिया। ठीक है ना, कि क्या मतलब इससे हम वाहवाही चाह रहे हैं या सियासी मफाद चाह रहे हैं। तो लिहाजा हमने कहा कि कुछ भी करने से पहले अपनी नीयत को टटोल लो। लेकिन बात ये थी कानपुर में जिस तरीके से महज उस पोस्टर को लगाने से जिस तरह से कार्रवाई करी, बाद में पुलिस ने बैकफुट पे आई, लेकिन उसके बाद आपने उत्तराखंड में और गुजरात में इस तरीके का देखा। ये कहने की एक छुपा हुआ माइंडसेट था जो अब सामने आ रहा है कि महज पोस्टर लेने से। देखिए जेनजी है, यंग है, यूथ जनरेशन है, सोशल मीडिया पे कभी ट्रेंड भी चलता है तो जैसे लिखते हैं ना आई लव इंडिया, कोई अपनी आशिक अपनी महबूबा के लिए लिखता है। कभी शहरों में जाएं तो आई लव भागलपुर, आई लव बरेली लिखा रहता है। आप मुझे बताइए कौन सा ऐसा कानून है जो महज पोस्टर या अपने नबी से मोहब्बत का इजहार करने पर ही मुकदमा दर्ज हो जाए और गिरफ्तारी हो जाए। ये तो जुल्म है ना सरासर। हमारा एहतजाज उस जुल्म के खिलाफ है, उस जुल्म के खिलाफ है। और ये चेन रिएक्शंस होते हैं। आप यहाँ दबाने की कोशिश करें, दूसरे शहर के लोग यहाँ से कहेंगे अच्छा ये भी कोई जुल्म है भला। कल तक तो आप कह रहे थे अपने घर के छत पे नमाज नहीं पढ़ सकते, अजान नहीं दे सकते, अब आप इस पे भी आ गए। लो, तो ये हो रहा है। मैंने कहा दिल्ली के अंदर हम कानून व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, कभी भी हमने कानून व्यवस्था को चैलेंज नहीं किया। मुस्तफाबाद में हमारे साथी करना चाह रहे थे, मैंने कहा पुलिस से आप परमिशन ले लो, बात करो। बहरहाल उन्होंने बात करी, सारी लास्ट मोमेंट में पुलिस ने उसको परमिशन कैंसिल किया। मैंने कहा मत करो, हम इसको और भी तरीके से, एहसन तरीका है हमारे पास इसको इजहार करने का। आज मैंने सुबह में यहाँ से मीडिया के साथियों से कहा कि देखो मैं अपने घर पे मैं अपने नबी के मोहब्बत के इजहार में पोस्टर लगा रहा हूँ, तो इसमें क्या बुराई है। हम किसी धर्म को नीचा नहीं दिखा रहे हैं, हम किसी मजहब को कोई बुरा भला नहीं कह रहे। अरे आप अपने मजहब के जो देवी देवता हैं, आप उनके लिए अगर मोहब्बत इजहार करते हैं तो आप करिए। संविधान आपको इजाजत देता है, आर्टिकल 25 हमको इसकी गारंटी देता है। इसमें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कैसे खराब हो सकती है, मुझे कोई ये समझा के नहीं। क्योंकि ये इसलिए वो उठ रहा, मेरा सवाल इसलिए था क्योंकि इधर से आया पोस्टर आई लव मोहम्मद, ठीक है, अब पोस्टर दूसरी तरफ दिखाई दे रहे हैं आई लव महादेव, तो ये तनाव तो पड़ेगा ना। आप अपने किसी मुस्लिम समाज ने, किसी तंजीम ने उनका विरोध नहीं किया। हाँ। लेकिन आई लव मोहम्मद लिखने पे हिंदू संगठन यहाँ से क्यों एक्टिव हो जाते हैं?
आप अपने मजहबी मामले में किसी चीज़ को आगे लेके जा रहे हैं, कोई आई लव महादेव पे लिखा या किसी ने लिखा या अपने भगवान के नाम पे लिखा, आप दिखा दीजिए मेरे को कोई मुस्लिम तंजीम या किसी सियासी पार्टी ने उसका विरोध किया हो। क्यों करेंगे? आपको अधिकार है, मुझे भी अधिकार है। इसमें तनाव की क्या स्थिति है? ये तो एक सोशल मीडिया में कभी ट्रेंड होता है, ट्रेंड खत्म भी हो जाता है ये चीज़। लेकिन असल तो नौजवानों से यही है कि असल मोहब्बत ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे अमल करना, बिल्कुल उससे बड़ी चीज़ इज़हार मोहब्बत का और कुछ नहीं हो सकता। इसी सवाल को मैं इस तरह से अपने दर्शकों लोगों को समझाना चाहूंगा कि आप इसे समझाइए कि जिन लोगों ने विरोध किया है उनको तकलीफ मोहब्बत से है या मोहम्मद के मानने वालों से है? असल तकलीफ तो अंदरूनी बात तो वही है कि तकलीफ मोहम्मद के मानने वालों से है, और इस तकलीफ का कोई इलाज जो है अब क्या हो सकता है? कहने का मतलब ये है कि आप इस देश के अंदर अगर हर बातों पे संगठन को शिकायत कर दिया तो आपने कार्रवाई कर दी, फिर आप परेड भी करा रहे हैं, तो ये तो दुनिया भर में देखा जा रहा है ना, तो इंटरनेशनली ये आवाज़ उठेंगी। प्रशासन के अंदर कोई ना कोई ज़रूर इस बात की खामी है कि वो सही फैसला नहीं ले पा रहे, और अगर कुंठित और ऐसी मानसिकता वाले लोग उनको सलाह देंगे तो फिर तो ये तो बहुत बड़ा सवालिया निशान उठेगा। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा कि ऐसा कोई कानून नहीं है कि हुजूर के नाम लेने से महज आप कोई कानून व्यवस्था पे सवाल उठ जाता हो या उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारा साफ तौर पर मानना है कि हम कानून के पाशवा हैं, कानून के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे, लेकिन महज इजहार मोहब्बत पर आप उस पर यहाँ से सख्ती करेंगे तो इसको भी हम जायज़ नहीं मानेंगे और एहतजाज होगा। सर आप दिल्ली से हैं तो दिल्ली का थोड़ा जिक्र कर ले। अभी माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि 12 बजे तक लाउड स्पीकर सब चलेंगे और दूसरी तरफ मीट की शॉप बंद हो रही हैं, तो ये सब भी चल रहा है, तो इसको आप कैसे देखें? और इसी में जोड़ दीजिएगा कि गिरिराज जी से एक बार बात कर लेते, वो सनातनी मीट बता रहे थे, तो वो इस बार उनका सनातनी चलेगा इस नवरात्रों में या नहीं चलेगा? नहीं, गिरिराज सिंह से पूछिए कि भाई टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो अभी अमेरिका में इतना बड़ा एक्सपोर्ट होता था उसमें तो टैरिफ लग गया, वो सारी सूरत के टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे कितना बड़ा असर पड़ा है, हैंडलूम इंडस्ट्री पे चौपट हो गया, बर्बाद हो गया। इसकी क्या उनके पास लेखा जोखा है? तो चूंकि जिस मंत्री के पास अपने मंत्रालय में काम करने के लिए कुछ हो नहीं, जिनका कुछ ठिकाना नहीं है, जिनकी कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं है, वो इस तरह के उलूल जुलूल जो है मुद्दे उछालते हैं। अब ये तो कहते थे कि जी हम तो यहाँ से बकरीद में क्यों कुर्बानी होती है इतनी और तमाम चीज़ें, तो फिर अभी अपना झटका मटन शॉप ये फ्रेंचाइजी शुरू कर रहे हैं। तो हो सकता है गिरिराज सिंह ने कोई नया धंधा शुरू कर लिया हो। बीजेपी में मोदी जी के सेंट्रलाइज होने के बाद सारे मंत्री वैसे भी बेरोजगार हैं, किसी की नहीं चलती है, सब तो काम पीओ में उसे हो रहा है। तो गिरिराज सिंह के पास अब कोई काम नहीं है, तो मुझे लगता है वो झटका मीट का आप जो फ्रेंचाइजी चला रहे हैं अच्छी बात है, ये भी एक नया बिजनेस है, धंधा है। और भी वो सवाल पूछा था जी, स्पीकर अब 12 बजे तक बजेंगे त्योहारों का, और वही मटन शॉप और ये सब चीज़ें को बंद करने की भी बात हो रही है। दिल्ली में ये सब पॉसिबल नहीं है, और ठीक है अगर आप ऐसा है तो फिर मुहर्रम के दिनों में भी जो जुलूस जाते हैं उसमें भी आपको इजाज़त देनी चाहिए। एक तरफा तो नहीं चलेगा ना, जब हमारी बारी आएगी तो हम उस पर बात करेंगे। अगर आप मानते हैं कि यहाँ से कि भाई कानून सबके लिए बराबर है और राहत सबको वैसे मिलनी चाहिए, तो दूसरे समाज को भी मिलना चाहिए। लेकिन जो तमाशा करेंगे कि झटका मीट और ये मीट की दुकान और चिकन की दुकान हम बंद करवा देंगे, मैं तो यहाँ शाहीन बाग में हूँ ना, खड़ा आके बंद करके दिखाएं। कोई सुन रहे हैं, कोई बीजेपी के विधायक कह रहे थे, कोई बेरोजगार विधायक है कि हम इसको बंद करवाना चाहिए और ब्लैंकेट बैन लगवाना चाहिए। तो जितने 5 स्टार होटल हैं दिल्ली में उसमें आप नॉन वेज बंद करवा दीजिए, अशोका में बंद करवा दीजिए, ताज में बंद करवा दीजिए, बंद करवा पाएंगे आप? तो मुसलमानों के जो गरीब मोहल्ले हैं, जो बेचारे गरीब है, गुरबा है, जो चिकन बेच के मटन बेच के अपना ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आप उनको सिर्फ टारगेट करना चाहते हैं। और बड़े बड़े जो धन्ना सेठ जो 5 स्टार होटलों में अपना कारोबार कर रहे हैं वहाँ आप नहीं जाते। तो हिम्मत है तो बजरंग दल और बीजेपी वाले जितने भी दिल्ली के इम्पीरियल होटल है, 5 स्टार होटल है, वहाँ पे जाके नॉन वेज बंद करवा दें। ये सब ड्रामा है, ये सब गिमिक्स हैं, पॉलिटिकल गिमिक है और कुछ नहीं है। बटला हाउस, शाहीन बाग और पुरानी दिल्ली, सीलमपुर, मुस्तफ़ाबाद, सीमापुरी, जहांगीरपुरी, इन सब जगहों पे इसका कोई असर नहीं। अच्छा भाई, ये उमर खालिद शर्जिल इमाम, अब उनकी बेल पर सुप्रीम कोर्ट में नोटिस भी हो गया,
कितनी उम्मीद है आप लोगों को कि अब जेल से बाहर आ सकते हैं, कि क्योंकि 5 साल हो गए, ट्रायल भी अभी तक शुरू नहीं हुआ। ये देखिए, ये बहुत बड़ा जुल्म है। आप इवन की ट्रायल तक नहीं शुरू कर रहे हैं। 5 साल हो गया। कल खुद भी मैं कुछ ऐसे मजलूम लोगों के साथ, उनके परिवारों के साथ बैठा था। लगातार दिल्ली चुनाव के बाद से ही जो है इन परिवारों के साथ हमारा बड़ा कह सकते हैं कि कई बार वो लोग लीगल हेल्प की मदद के बारे में बातचीत होती रहती है। मैंने ताहिर हुसैन साहब और शिफाउर रहमान साहब के केस को बड़ी करीबी से देखा है। मतलब आप अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे किस तरीके से बहाने बनाए जा रहे हैं कोर्ट में, डीले टैक्टिस किया जा रहा है और ट्रायल तक नहीं शुरू हुआ है। बहस भी नहीं शुरू हुई कि भाई हुआ था क्या। तो आप सोच सकते हैं जुडिशियल सिस्टम के लिए इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग। और जब जुडिशियल सिस्टम हमारा इस तरीके से एक कहते हैं कि पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर जब काम करता है तो फिर इंसाफ बहुत मुश्किल हो जाती है। दुआ ही कर सकते हैं इन लोगों के लिए कि इनकी जल्दी रिहाई जो है आसान हो। हमारी पार्टी ने भी बहुत कोशिश करी है, एक पॉलिटिकल मैसेज देने की भी कोशिश की थी टिकट दे करके हम सब ने दोनों को। और आगे भी जब हमें मौका मिलेगा तो हम चाहेंगे कि आप इनको जेल में डालते हो, हम इनको जनता की अदालत में लाके खड़े कर देंगे। इंसाफ कहीं ना कहीं तो होगा ना। तो आई बिलीव कि सुप्रीम कोर्ट में अभी चल रहा है मैटर और सुनवाई शुरू हो रही है। तो कुछ ना कुछ एक अम्ब्रेला वही है जहाँ से छांव थोड़ी मिलने की उम्मीद है। बाकी जितने भी लोअर कोर्ट्स हैं वो आई डोंट थिंक सो। शोएब भाई, जल्दी जल्दी वक्फ पर ही बता दीजिए, क्योंकि इमरान प्रतापगढ़ी जो कांग्रेस से जुड़े हैं वो तो बड़ा स्वागत कर रहे हैं कि जो फैसला आया है। असल में क्या है कि वही वाली बात है कि पहले पूरी सख्ती कर दीजिए, उसके बाद जीएसटी उत्सव मनाइए। यही बात हो रही है कि पहले तो आप उसमें कई कानून स्ट्रिंजेंट तौर पर ला दिए, लेकिन अभी भी जो 2-3 उसमें मैटर थे, सबसे बड़ा ये था कि किसी भी जो ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स है जहाँ पे वक्फ का भी है, ठीक है ना, वो कानून अभी तक नहीं हटा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत उसमें राहत दी है, ठीक है ना, बहुत हद तक राहत मिली है, लेकिन वक्फ के मैटर में जो पिछले दिनों डीएम के अधिकार के मामले थे उसमें रोक लगा है। अभी तक जो 2-3 इश्यूज था, वक्फ बाय यूज़र का जो मामला था वो सॉल्व नहीं हुआ और ये बहुत बड़ा मामला है। यही एक वजह है जो कई डिस्प्यूट को जन्म दे सकती है आने वाले समय में। वक्फ बाय यूज़र एक इतना ख़तरनाक मामला है कि कई इबादत गाहें मुसलमानों की, आप कोई भी उसको डिस्प्यूट खड़ा कर देंगे और फिर वो केस खुल जाएगा, वो विवाद की वजह बन जाएगी, तमाशे होंगे। तो वक्फ बाय यूज़र को ख़त्म करना ये बहुत बड़ा, बहुत ख़तरनाक कदम है। इस पर राहत अभी तक नहीं मिली है, जिसको लेकर हमारी पार्टी मुखालफत कर रही है। विक्रांत, और कोई सवाल? बस काफ़ी लगभग सभी चीज़ें हो गई हैं, लेकिन बस जाते जाते एक सवाल और पूछूंगा कि जिससे हमने शुरू किया था कि अगर इस बार भी आपके मान लिए 2 जीत गए, 4 जीत गए, 6 विधायक जीत गए और वो फिर चले गए आरजेडी में, ये कह के तो नहीं बच सकते ना आपकी हमारा विधायक खरीद लिया उन्होंने। ईमान वाला वही होता है जो एक बिल से वो बार-बार पिछली बार भी तो ईमान वाला ही ढूंढ के लाए होंगे ना, बार-बार डसा ना जाए। हाँ, तो ये सियासी फिरासत हमारे राष्ट्रीय सदर को है। और जो मवेशियों के बाजार में जो बकरियां बिक गई हैं, अब वो तो बिक गई, ठीक है ना, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस बार बिहार के लोगों को सिर्फ खिचड़ी नहीं बल्कि बिरयानी पसंद आएगी और आप देखेंगे कि पिछली बार से ज़्यादा नंबर बड़े होंगे हमारे। हाँ, इस बात का ज़रूर है कि कांग्रेस और आरजेडी के अंदर बेचैनी है, इसलिए वो वहाँ पे अपना सदाकत आश्रम में महफिल सजाए बैठे हैं। तेजस्वी जी से बोला नहीं जा रहा है, तो बेचैनी तो है। अभी तो शुरुआत ही की है हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, ओवैसी साहब ने, वहाँ पे न्याय यात्रा। आप वहाँ सीमांचल में देखने जाएंगे तो ऐसा लगता है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ है, कोई डेवलपमेंट नहीं है। तो इस पर तो आवाज़ उठेगी ना। और जिस तरीके से हमारे 5 विधायक थे, अगर वो रहते तो आज सीमांचल की हालत कोई और होती, सूरत बदली भी होती। उनसे कहा भी गया था कि भाई आपको सरकार में समर्थन चाहिए तो हम दे दो, लेकिन आपने चुरा ली। अब आप कहते हैं दूसरे को कि भाई दूसरी पार्टियां विधायकों को तोड़ लेती। आप क्या किए फिर? जनता जो जितने विके हुए विधायक थे ना, ये अपने क्षेत्र में काम भी नहीं कर पा रहे, ये हालत हो गई है।
तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस बार जो हमारे कैंडिडेट आएंगे बड़े मजबूती से आएंगे और सरकार बनाने में हमारी बड़ी भूमिका रहेगी इंशाल्लाह। हाँ, बस जाते जाते आपने टीवी डिबेट में बहुत जाते हैं, आप तब से जाते थे जब से आप प्रवक्ता भी नहीं थे, पर अभी कुछ टाइम से एक बात चल रही है कि जो एंकर्स हैं ये सब हैं, ये विपक्ष को मौका नहीं देते और एक खुद ही प्रवक्ता की तरह बन जाते हैं, इसमें कितनी सच्चाई? देखिए, लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी और जब प्लेटफॉर्म यही उपलब्ध हैं, बहुत सारे अल्टरनेटिव मीडिया भी अब तो बहुत स्पेस मिलने लगा है। नाउ द अल्टरनेटिव मीडिया हैज़ बिकम ए मेन स्ट्रीम मीडिया, तो हम भी कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उनको दिया जाए। लेकिन चूँकि पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते कुछ जिम्मेदारियाँ उसको निभाना पड़ता है, क्योंकि एवरी पार्टी हैज़ देयर से ऑन द नेशनल टेलीविज़न। जब कांग्रेस भेजती हैं, दूसरी पार्टियां भेज रही हैं, तो फिर एमआईएम कैसे पीछे रहेगी? तो अब उसी जगह पे लड़ करके कहीं ना कहीं एमआईएम के प्रवक्ता दबते तो नहीं है, ये तो आप देखे होंगे। चाहे कांग्रेस को वो दबा दें, सपा को दबा दें, एमआईएम के प्रवक्ताओं को दबाने की हैसियत अभी एंकर के अंदर नहीं है, इतनी तो नहीं है। और एमआईएम जो है बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए जानती है। कहीं हमें गलत लगता है तो हम एंकरों को भी क्लास लगा देते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन तमीज़ के दायरे में, अदब के दायरे में और पार्लियामेंट्री लैंग्वेज को ही प्रमोट करना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। टीवी बहुत डीजनरेट हुआ है पिछले कई दिनों में और टीआरपी के होड़ में जो है ना, ऐसे ऐसे लोग आ गए जो माँ बहन की गालियाँ देना भी यहाँ से शुरू कर चुके हैं टेलीविज़न पे। तो टीवी वालों को ही सोचना पड़ेगा कि कैसे, वरना धीरे धीरे दर्शक उससे कट जाएंगे। दर्शक कट जाएंगे तो फिर जो अल्टरनेटिव मीडिया आज है वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो जाएगी। विश्वसनीयता घटी है, पर कोशिश करेंगे हम। चलिए, तो देखा आपने, आज हमने एआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शुएब जमाई से बात की। हमारे साथ हमारे सहयोगी विक्रांत यादव थे और मैं आपका दोस्त हैदर अब्बास नकवी। फिर होगी मुलाकात ऐसे ही किसी शख्सियत के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।